पाठ अध्याय 7 मानव स्मृति। स्मृति हमारे जीवन में किस प्रकार का खेल करती है, इससे हम सभी अवगत हैं। क्या आपने कभी इस कारण उलझन महसूस की है कि जिस जानकार व्यक्ति से आप बात कर रहे थे उसका नाम आपको याद नहीं आ रहा था, या दुश्चिंतित और असहाय महसूस किया है जब परीक्षा से एक दिन पहले आपने जो कुछ अच्छी तरह से याद किया था वह परीक्षा के दौरान याद नहीं आ रहा है, या खुद को उत्साहित महसूस किया है क्योंकि जो प्रसिद्ध कविता आपने बचपन में याद की थी बिना किसी त्रुटि के आप उसकी पंक्तियां दोहरा सकते हैं। स्मृति वास्तव में मनुष्य की एक अत्यंत रोचक किंतु घटना जटिल शक्ति है। हम कौन हैं? हमारे अंतर्वैयक्तिक संबंधों को बनाए रखने में, हमारी समस्याओं का समाधान करने में तथा निर्णय लेने जैसे कार्यों में यह हमारी मदद करती है। चूंकि स्मृति सभी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं जैसे प्रत्यक्षण, चिंतन तथा समस्या समाधान में प्रमुख है, अतएव मनोवैज्ञानिकों ने यह जानने का प्रयास किया है कि किस प्रकार सूचना स्मृति में क्रमबद्ध की जाती है, किस युक्ति से लंबे समय तक धारित की जाती है, स्मृति किन कारणों से खो जाती है और किन प्रविधियों द्वारा स्मृति में सुधार लाया जा सकता है। इस अध्याय में हम स्मृति के इन सभी पक्षों की जांच करेंगे तथा स्मृति तंत्र को समझने के लिए प्रतिपादित विभिन्न सिद्धांतों का अवलोकन करेंगे। स्मृति पर किए गए मनोवैज्ञानिक शोध का इतिहास लगभग 100 वर्षों का है। स्मृति के पहले क्रमिक अध्ययन का श्रेय हर्मन एबिंगहॉस को। स्मृति किन कारणों से खो जाती है और किन प्रविधियों द्वारा स्मृति में सुधार लाया जा सकता है। इस अध्याय में हम स्मृति के इन सभी पक्षों की जांच करेंगे तथा स्मृति तंत्र को समझने के लिए प्रतिपादित विभिन्न सिद्धांतों का अवलोकन करेंगे। स्मृति पर किए गए मनोवैज्ञानिक शोध का इतिहास लगभग 100 वर्षों का है। स्मृति के पहले क्रमिक अध्ययन का श्रेय हर्मन एबिंगहॉस को जाता है, जो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध 1885 के जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने अपने ऊपर ही कई प्रयोग किए और पाया कि हम कोई भी अधिगत सामग्री समान गति से या पूरी तरह से भूल नहीं जाते। प्रारंभ में भूलने की गति तेज होती है किंतु क्रमशः यह स्थिर होती जाती है। एक अन्य दृष्टिकोण फ्रेडरिक बार्टलेट 1932 द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जिसके अनुसार स्मृति निष्क्रिय नहीं बल्कि एक सक्रिय प्रक्रिया है। सार्थक शाब्दिक सामग्री जैसे कहानियां और गद्यांशों की सहायता से उन्होंने प्रदर्शित किया कि स्मृति एक रचनात्मक प्रक्रिया है। इसका तात्पर्य यह है कि जो कुछ भी हम स्मरण और संचित करते हैं उसमें समय के साथ बहुत परिवर्तन और संशोधन होते हैं। अतएव जो प्रारंभ में हमने याद किया था और बाद में उसका पुनरुद्धार या प्रत्याहान किया, उसमें गुणात्मक भेद होते हैं। कुछ अन्य मनोवैज्ञानिक भी हैं जिन्होंने स्मृति के शोधों को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित किया है। इस अध्याय में समुचित स्थानों पर हम उनके योगदान का पुनरावलोकन करेंगे। स्मृति का स्वरूप। स्मृति किसी सूचना को एक समय तक धारित करना तथा उसका प्रत्याहान करना है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि किस तरह का संज्ञानात्मक कार्य किया जाना है। कभी किसी सूचना को कुछ क्षणों के लिए रोक कर रखना होता है। उदाहरणार्थ, एक अपरिचित टेलीफोन नंबर को तब तक धारित रखना पड़ता है जब तक कि आप टेलीफोन यंत्र तक उस नंबर को डायल करने के लिए पहुंच नहीं जाते, या अपने स्कूल के प्रारंभिक दिनों में जोड़ घटाव करने की जो विधि आपने सीखी थी वह कई वर्षों बाद भी याद रहती है। स्मृति एक प्रक्रिया है जिसमें 3 स्वतंत्र किंतु अंतः संबंधित अवस्थाएं होती हैं। ये हैं कूट संकेतन,
संकेतन एन्कोडिंग, भंडारण स्टोरेज एवं पुनरुद्धार रिट्रीवल। कोई भी सूचना जो हमारे द्वारा ग्रहण की जाती है वह इन अवस्थाओं से अवश्य प्रवाहित होती है। कूट संकेतन पहली अवस्था है, जिसका तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा सूचना स्मृति तंत्र में पहली बार पंजीकृत की जाती है ताकि इसका पुनः उपयोग किया जा सके। जब भी कोई बाह्य उद्दीपक हमारी ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करता है तो वह तंत्रिका आवेग उत्पन्न करता है और इन्हें हमारे मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों में पुनः प्रक्रमण के लिए ग्रहण किया जाता है। कूट संकेतन में आने वाले सूचना को ग्रहण किया जाता है तथा उससे कोई अर्थ व्युत्पन्न किया जाता है। उसे इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है कि उसका पुनः प्रक्रमण किया जा सके। वह भंडारण स्मृति की द्वितीय अवस्था है। सूचना जिसका कूट संकेतन किया गया उसका भंडारण भी आवश्यक है जिससे उस सूचना का बाद में उपयोग किया जा सके। अतः भंडारण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा सूचना कुछ समय सीमा तक धारण की जाती है। पुनरुद्धार स्मृति की तीसरी अवस्था है। सूचना का उपयोग तभी किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति अपनी स्मृति से उसे वापस प्राप्त करने में समर्थ हो। विभिन्न प्रकार के संज्ञानात्मक कार्यों जैसे समस्या समाधान, निर्णयन इत्यादि को करने के लिए जब संचित सूचना को पुनः चेतना में लाया जाता है तो इस प्रक्रिया को पुनरुद्धार कहा जाता है। यह एक रोचक तथ्य है कि स्मृति की विफलता इनमें से किसी भी अवस्था में हो सकती है। आप किसी सूचना का पुनः स्मरण इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपने उसका ठीक ढंग से कूट संकेतन नहीं किया या आपका भंडारण कमजोर था, अतः आवश्यकता पड़ने पर उसका पुनरुद्धार नहीं किया जा सका। सूचना प्रक्रमण उपागम अवस्था मॉडल। प्रारंभ में यह समझा जाता था कि हम जो कुछ भी सीखते हैं या अनुभव करते हैं उन समस्त सूचनाओं को संचित करने की क्षमता स्मृति में होती है। इसे एक वृहद भंडार की भांति समझा जाता था जिससे आवश्यकता पड़ने पर उस सूचना को वहां से निकालकर उसका उपयोग किया जा सके। किंतु कंप्यूटर के आविष्कार से मानव स्मृति को भी उसी तंत्र के रूप में देखा जाने लगा है जिसमें सूचनाओं का प्रक्रमण कंप्यूटर की भांति होता है। दोनों ही बड़ी मात्रा में सूचना का पंजीकरण, भंडारण और उसमें फेरबदल करते हैं और इस फेरबदल के परिणाम स्वरूप कार्य करते हैं। यदि आपने कभी कंप्यूटर पर काम किया होगा तो आपको पता होगा कि इसमें एक अस्थायी स्मृति यादृच्छिक अभिगम स्मृति और एक स्थायी स्मृति जैसे हार्ड डिस्क होती है। कार्यक्रम आदेश के आधार पर कंप्यूटर अपनी स्मृति की सूचना में फेरबदल करके उत्पादित सूचना को कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। उसी प्रकार मनुष्य भी सूचना को पंजीकृत करता है, संचित करता है तथा आवश्यकता अनुसार संचित सूचना में फेरबदल करता है। उदाहरणार्थ, जब आपको किसी गणितीय समस्या का समाधान करना हो तो गणितीय संक्रिया से संबंधित स्मृति जैसे भाग या घटाव इत्यादि का उपयोग किया जाता है और इससे स्मृति क्रियाशील होती है तथा समस्या का समाधान उत्पादित सामग्री के रूप में प्राप्त किया जाता है। इस सादृश्य से प्रेरित होकर एटकिंसन एवं शिफ्रिन ने 1968 में स्मृति का प्रथम मॉडल प्रस्तुत किया जिसे अवस्था मॉडल, स्टेज मॉडल के रूप में जाना जाता है। स्मृति तंत्र संवेदी, अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक स्मृतियाँ। अवस्था मॉडल के अनुसार स्मृति तंत्र 3 प्रकार के होते हैं: संवेदी स्मृति, सेंसरी मेमोरी, अल्पकालिक स्मृति, शॉर्ट टर्म मेमोरी एवं दीर्घकालिक स्मृति, लॉन्ग टर्म मेमोरी। प्रत्येक तंत्र की अपनी अलग विशेषताएं होती हैं तथा इनके द्वारा संवेदी सूचनाओं के संबंध में भिन्न भिन्न कार्य निष्पादित किए जाते हैं। आइए देखें ये तंत्र क्या है। संवेदी स्मृति। कोई भी नई सूचना पहले संवेदी स्मृति में आती है। संवेदी स्मृति की संचयी क्षमता तो बहुत होती है किंतु इसकी अवधि बहुत कम होती है, 1 सेकंड से भी कम। यह एक ऐसा स्मृति तंत्र है जो प्रत्येक संवेदना को परिशुद्धता से ग्रहण करता है। अक्सर इस तंत्र को संवेदी स्मृति या संवेदी पंजिका कहते हैं क्योंकि समस्त संवेदनाएं यहाँ उद्दीपक की प्रतिकृति के रूप में ही संग्रहित की जाती हैं। यदि आपने कभी दृश्य उत्तर बिंब बल्ब बुझने के बाद भी जो छाया रह जाती है का अनुभव किया हो या आवाज के बंद हो जाने के बाद भी उसकी प्रतिध्वनि सुनी हो तो इसका तात्पर्य है कि आप चित्रात्मक एवं प्रतिध्वन्यात्मक संवेदी पंजिका से परिचित हैं। अल्पकालिक स्मृति। आप इस बात से
सहमत होंगे कि हम उन सभी सूचनाओं पर ध्यान नहीं देते जो हमारे संवेदी ग्राहकों को प्रभावित करती हैं। जिन सूचनाओं पर हम ध्यान देते हैं वे हमारी द्वितीय स्मृति भंडार में प्रवेश करती हैं, जिसे अल्पकालिक स्मृति कहा जाता है, जो थोड़ी सूचना को थोड़े समय तक, सामान्यतः 30 सेकंड या उससे कम ही रख पाती है। एटकिंसन एवं शिफरिन के अनुसार अल्पकालिक स्मृति में सूचना का कूट संकेतन मुख्य रूप से द्वंद्वात्मक होता है। यदि इसका निरंतर अभ्यास न किया जाए तो 30 सेकंड से कम समय में ही अल्पकालिक स्मृति से बाहर चली जाती है। ध्यान दीजिए कि अल्पकालिक स्मृति कमजोर तो होती है, लेकिन संवेदी पंजिका की भांति नहीं, जहां 1 सेकंड से भी कम समय में सूचना का क्षय हो जाता है। दीर्घकालिक स्मृति ऐसी सामग्री जो अल्पकालिक स्मृति की क्षमता एवं धारण अवधि की सीमाओं को पार कर जाती है, वह दीर्घकालिक स्मृति में प्रवेश करती है, जिसकी क्षमता व्यापक है। यह स्मृति का ऐसा स्थायी भंडार है जहां सूचनाएं, चाहे वे कितनी भी नई क्यों ना हो, जैसे आपने कल क्या नाश्ता किया था, से लेकर इतनी पुरानी जैसे आपने अपना छठा जन्मदिन कैसे मनाया था, सभी संचित होती हैं। यह प्रदर्शित किया गया है कि कोई सूचना एक बार दीर्घकालिक स्मृति के भंडार में चली जाती है तो उसे हम कभी नहीं भूलते, क्योंकि वह शब्दार्थ कूट संकेतन अर्थात किसी सूचना का क्या अर्थ है द्वारा संग्रहित की जाती है। आप जिस सूचना को भूलते हैं वह पुनरुद्धार की विफलता के कारण होती है। पुनरुद्धार की विफलता कई कारणों से हो सकती है, जिसकी चर्चा हम इस अध्याय में आगे करेंगे। अभी तक हमने अवस्था मॉडल के संरचनात्मक स्वरूप की ही चर्चा की है। जिन प्रश्नों के उत्तर अभी शेष हैं वे हैं: सूचना एक भंडार से दूसरे भंडार तक कैसे पहुंचती है और किस तंत्र के द्वारा वह एक विशेष स्मृति भंडार में संग्रहित रहती है। आइए देखें ऐसा कैसे होता है। सूचना एक भंडार से दूसरे भंडार तक कैसे पहुंचती है? इस प्रश्न के उत्तर में एटकिंसन एवं शिफरिन ने नियंत्रण प्रक्रियाओं का विचार प्रस्तुत किया है, जो स्मृति के विभिन्न भंडारों से सूचना के प्रवाह का परिवीक्षण करती हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि वे सभी सूचनाएं जो हमारे संवेदी ग्राहक प्राप्त करते हैं पंजीकृत नहीं की जाती। यदि ऐसा होता तो कल्पना कीजिए कि हमारे स्मृति तंत्र पर कितना दबाव होता। केवल वे ही सूचना जिस पर ध्यान दिया जाता है हमारे संवेदी ग्राहकों द्वारा अल्पकालिक स्मृति में प्रवेश करती हैं। जैसा कि अध्याय हम पहले 5 में पढ़ चुके हैं कि चयनात्मक अवधान पहली नियंत्रण प्रक्रिया है जो यह सुनिश्चित करती है कि कौन सी सूचना संवेदी ग्राहकों से अल्पकालिक स्मृति में प्रवेश करेगी। ऐसे संवेदी चिन्ह जिन पर ध्यान नहीं दिया जाता शीघ्र ही धूमिल हो जाते हैं। अल्पकालिक स्मृति फिर दूसरी नियंत्रण प्रक्रिया अनुरक्षण पूर्वाभ्यास को सक्रिय करती है, जिससे सूचना को वांछित समय तक धारित किया जा सके। जैसा कि इसके नाम से प्रतीत होता है, ये पूर्वाभ्यास सूचना को दोहरा कर अनुरक्षित करता है तथा जब पूर्वाभ्यास रुक जाता है तब सूचना की क्षति हो जाती है। अल्पकालिक स्मृति की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक और नियंत्रण प्रक्रिया जो अल्पकालिक स्मृति में गतिशील होती है खंडयन विधि चंकिंग है। इसके द्वारा अल्पकालिक स्मृति की क्षमता जो वैसे तो 7+2 होती है बढ़ाई जा सकती है। उदाहरणार्थ, यदि आपको अंकों की एक श्रृंखला याद करनी हो जैसे 1947191920004, ध्यान दें कि संख्या अल्पकालिक स्मृति की क्षमता से अधिक है तो आप 1947, 1949 और 2004 के खंड बना सकते हैं तथा इसे भारतवर्ष की स्वतंत्रता का वर्ष, भारतीय संविधान को अपनाने का वर्ष तथा भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के तटीय क्षेत्रों में सुनामी आने के वर्ष के रूप में याद कर सकते हैं। सूचना अल्पकालिक स्मृति से दीर्घकालिक स्मृति में विस्तार परक पूर्वाभ्यास के द्वारा प्रवेश करती है। अनुरक्षण पूर्वाभ्यास के विपरीत, जिसमें मूक या वाचिक रूप से दोहराया जाता है, इसमें धारित की जाने वाली सूचना को दीर्घकालिक स्मृति में पूर्व निहित सूचना के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाता है। उदाहरण के लिए, मानवता शब्द का अर्थ याद करना सरल होगा यदि पहले से हम करुणा, सत्य और सद्भावना के संप्रत्ययों का तात्पर्य जानते हों। नई सूचना के साथ आप कितना साहचर्य उत्पन्न कर सकते हैं, यह उसके स्थायित्व को निर्धारित करेगा। विस्तार परक पूर्वाभ्यास में व्यक्ति एक सूचना को उससे उत्वेलित विभिन्न साहचर्यों के आधार पर विश्लेषित करता है। इसमें सूचना को विभिन्न संभावित तरीकों से संगठित किया जाता है। सूचना को किसी तार्किक ढांचे में विस्तृत किया जा सकता है।
समान स्मृतियों से जोड़ा जा सकता है अथवा कोई मानसिक प्रतिमा बनाई जा सकती है। अवस्था मॉडल का परीक्षण करने हेतु जो प्रयोग किए गए उनसे मिश्रित परिणाम प्राप्त हुए हैं, जहां कुछ प्रयोग स्पष्टतः यह सिद्ध करते हैं कि अल्पकालिक स्मृति और दीर्घकालिक स्मृति वास्तव में दो भिन्न स्मृति भंडार हैं, वहीं अन्य प्रयोगों में ने इनकी विभिन्नता पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। उदाहरणार्थ, पहले दिखाया गया कि अल्पकालिक स्मृति की सूचना प्रतिद्वंद्वात्मक रूप से संकेतित की जाती है, जबकि दीर्घकालिक स्मृति की सूचना शब्दार्थ रूप से, किंतु बाद के प्रायोगिक प्रमाण यह प्रदर्शित करते हैं कि अल्पकालिक स्मृति में सूचना शब्दार्थ के रूप में तथा दीर्घकालिक स्मृति में प्रतिद्वंद्वात्मक रूप में भी संकेतित की जा सकती है। सन 1970 में शैलिस एवं वारिंगटन ने एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया जो केएफ के नाम से जाना जाता था, जिसके प्रमस्तिष्कीय गोलार्ध का बायां हिस्सा चोट के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था। कालांतर में यह पाया गया कि उसकी दीर्घकालिक स्मृति तो सुरक्षित थी, किंतु अल्पकालिक स्मृति बुरी तरह से प्रभावित थी। अवस्था मॉडल यह इंगित करता है कि सूचनाएं दीर्घकालिक स्मृति में अल्पकालिक स्मृति से होकर ही जाती हैं। यदि केएफ की अल्पकालिक स्मृति प्रभावित थी तो दीर्घकालिक स्मृति कैसे सामान्य थी? कई अन्य अध्ययनों ने यह प्रदर्शित किया है कि स्मृति की प्रक्रियाएं सभी सूचनाओं के लिए समान होती हैं, चाहे वे कुछ सेकंड के लिए धारित की गई हों या कई सालों के लिए। साथ ही स्मृति भंडारों को अलग किए बिना भी स्मृति को पर्याप्त रूप से समझा जा सकता है। इन सभी प्रमाणों के फलस्वरूप स्मृति की अन्य संकल्पना निर्धारण विधि का विकास हुआ, जिसे यहाँ स्मृति के दूसरे मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। कार्यकारी स्मृति। हाल के वर्षों में मनोवैज्ञानिकों ने सुझाया है कि अल्पकालिक स्मृति एकिक नहीं होती है, बल्कि इसमें बहुत से घटक हो सकते हैं। अल्पकालिक स्मृति का यह बहुत घटकीय दृष्टिकोण सबसे पहले पैजले ने 1986 में प्रस्तावित किया था। उन्होंने सुझाया कि अल्पकालिक स्मृति निष्क्रिय भंडार नहीं है, बल्कि एक कार्यमेज है जिस पर स्मृति की बहुत प्रकार की सामग्री रखी जाती है। जब जब लोग विभिन्न संज्ञानात्मक कार्य करते हैं, तब तब इस सामग्री का लगातार उपयोग किया जाता है। इसको नियंत्रित और परिवर्तित किया जाता है। इस कार्यमेज को कार्यकारी स्मृति कहा जाता है। इस कार्यकारी स्मृति का पहला घटक स्वनियमित घेरा है, जिसमें ध्वनियों की सीमित संख्या होती है और अगर उनको दोहराया ना जाए तो वे 2 सेकंड के भीतर क्षय हो जाती है। इस स्मृति का दूसरा घटक दृष्टि स्थानिक स्केच पैड है, जिसमें चाक्षुष और स्थानिक सूचनाएं संचित होती हैं। इस स्केच पैड की क्षमता स्वनियमित घेरे की तरह सीमित होती है। इस स्मृति का तीसरा घटक, जिसको बेडेले केंद्रीय प्रबंधक कहता है, सूचनाओं को स्वनियमित घेरे से दृष्टि स्थानिक स्केच पैड से तथा दीर्घकालिक स्मृति से संगठित करता है। एक सच्चे प्रबंधक की तरह ये अवधानिक साधनों का नियंत्रण करता है। इन साधनों को दिए हुए संज्ञानात्मक कार्य को करने के लिए आवश्यक विभिन्न सूचनाओं को वितरित करता है और व्यवहार का परिवीक्षण, नियोजन और नियंत्रण करता है। प्रक्रमण स्तर दृष्टिकोण क्रैक एवं लॉकहार्ट द्वारा सन 1972 में प्रतिपादित किया गया था। इस दृष्टिकोण के अनुसार किसी भी नई सूचना का प्रक्रमण इस बात से संबंधित है कि इसका किस प्रकार से प्रत्यक्षण एवं विश्लेषण किया जा रहा है तथा उसे किस प्रकार से समझा जा रहा है। प्रक्रमण का स्तर यह सुनिश्चित करता है कि किस सीमा तक सूचना धारित की जाएगी। यद्यपि तब से इस दृष्टिकोण में कई संशोधन किए जा चुके हैं, किंतु फिर भी इसके मूलभूत पक्ष समान हैं। आइए इस दृष्टिकोण की विस्तार से जांच करें। क्रैक एवं लॉकहार्ट ने बताया कि सूचना का कई स्तरों पर विश्लेषण संभव है। कोई भी इसके भौतिक या संरचनात्मक गुणों के आधार पर विश्लेषण कर सकता है। उदाहरणार्थ, बिल्ली शब्द के लिए कोई भी इस बात पर ध्यान दे सकता है कि वह बड़े अक्षरों में लिखा गया है या छोटे अक्षरों में, या उसकी स्याही का रंग कैसा है। यह प्रथम एवं सबसे निम्न स्तर का प्रक्रमण है। मध्य स्तर पर कोई इस शब्द के उच्चारण की ध्वनि पर ध्यान दे सकता है अथवा
अर्थात इसकी संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर इसका अर्थ निकाल सकता है कि बिल्ली शब्द में 2 पूर्ण अक्षर तथा एक आधा अक्षर है। इन 2 स्तरों पर सूचना का विश्लेषण किए जाने पर स्मृति कमजोर रहती है और शीघ्र ही इसका क्षय हो जाता है। सूचना का प्रक्रमण एक तीसरे और गहन स्तर पर भी किया जा सकता है। कोई भी सूचना लंबे समय तक हमारी स्मृति में रहे, इसके लिए आवश्यक है कि उसका अर्थ समझकर उस सूचना का विश्लेषण किया जाए। उदाहरणार्थ, आप यह सोच सकते हैं कि बिल्ली एक जानवर है जिसके रोए होते हैं, 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है और यह स्तनधारी होती है। आप बिल्ली की प्रतिमा भी अपने मन में ला सकते हैं और उसे अपने अनुभव से जोड़ सकते हैं। संक्षेप में, जब हम सूचना की संरचनात्मक और स्वनिक विशेषताओं पर ध्यान देते हैं तो यह निचले स्तर का प्रक्रमण है, जबकि इसके शब्दार्थ के आधार पर कुछ संकेतन करना गहन स्तर का प्रक्रमण है। इससे ऐसी स्मृति बनती है कि उसका विस्मरण अपेक्षाकृत कम होता है। हम किसी सूचना को जिस तरह से संकेतित करते हैं, हमारी स्मृति उसी का परिणाम होती है। इस तथ्य का महत्व अधिगम की प्रक्रिया में सर्वाधिक है। स्मृति के इस पक्ष से आप यह अनुभव करेंगे कि जब भी आप कोई नया पाठ सीख रहे होते हैं तो यथासंभव सामग्री के अर्थ पर विस्तार पूर्वक ध्यान देना आवश्यक होता है, न कि केवल रट कर याद करना। इस युक्ति का प्रयोग कीजिए और आप शीघ्र ही महसूस करेंगे कि किसी सूचना के अर्थ को समझना तथा उसे दूसरे संप्रत्ययों, तथ्यों एवं अपने जीवन के अनुभवों से जोड़ना दीर्घकालिक धारणा का सुनिश्चित उपाय है। दीर्घकालिक स्मृति के प्रकार, जैसा कि हम अभी पढ़ चुके हैं कि अल्पकालिक स्मृति या कार्यकारी स्मृति में एक से अधिक घटक होते हैं, उसी तरह दीर्घकालिक स्मृति भी एक नहीं है, क्योंकि इसमें भिन्न प्रकार की सूचनाएं होती हैं। इस दृष्टिकोण से दीर्घकालिक स्मृति के कई प्रकार होते हैं। उदाहरण के लिए, दीर्घकालिक स्मृति का एक प्रमुख वर्गीकरण घोषणात्मक, डिक्लेरेटिव एवं प्रक्रियामूलक, प्रोसीजरल, कभी-कभी अघोषणात्मक स्मृतियां हैं। सभी सूचनाएं जिनमें तथ्य, नाम, तिथि जैसे रिक्शा के 3 पहिए होते हैं। भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। मेंढक उभयचर प्राणी है तथा आप और आपके मित्र का एक ही नाम है, घोषणात्मक स्मृति के अंग है। दूसरी ओर, प्रक्रियामूलक स्मृति उन स्मृतियों से संबंधित है जिनमें किसी कार्य को पूरा करने के लिए कुछ कौशल की आवश्यकता होती है, जैसे साइकिल चलाना, बास्केटबॉल खेलना, चाय बनाना इत्यादि। घोषणात्मक स्मृति से संबंधित तथ्यों का शाब्दिक वर्णन किया जा सकता है, जबकि प्रक्रियामूलक स्मृति को सहजता से वर्णित नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए, आप यह तो बता सकते हैं कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है, लेकिन यदि कोई पूछे कि साइकिल कैसे चलाई जाती है तो यह बताना आपके लिए कठिन होता है। टर्लविंग ने एक अन्य वर्गीकरण सुझाया कि घोषणात्मक स्मृति घटनापरक, एपिसोडिक या आर्थी सिमेंटिक स्मृति के रूप में वर्गीकृत की जा सकती है। घटनापरक स्मृति में जीवन चरित्र से संबंधित सूचनाएं होती हैं। हमारे निजी जीवन से संबंधित स्मृतियां घटनापरक स्मृति बनाती हैं। इसलिए सामान्यतः इनका सांवेगिक स्वरूप होता है। आप जब कक्षा में प्रथम आए तो आपको कैसा लगा, या आपका मित्र आपसे गुस्सा हुआ, या उसने आपसे कुछ कहा जब आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। यदि इस तरह की घटनाएं वास्तव में आपके जीवन में घटित हुई हों तो संभवतः आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ होंगे। इस तरह के अनुभवों को भूलना सरल नहीं होता, किंतु यह भी सत्य है कि बहुत सारी घटनाएं जीवन में लगातार होती रहती हैं जिसमें सभी को हम याद नहीं रखते। दुखद एवं कष्टप्रद अनुभवों को हम उतना ही याद रखते जितना सुखद अनुभवों को। आर्थिक स्मृति सामान्य ज्ञान एवं जागरूकता की स्मृति है। सभी प्रकार के संप्रत्यय, विचार तथा तर्क संगत नियम आर्थिक स्मृति में संचित होते हैं। उदाहरणार्थ, अर्थगत स्मृति के कारण ही हम अहिंसा का अर्थ याद रख पाते हैं, या हम यह भी याद कर पाते हैं कि 2 + 6 जो कि 8 होता है, या नई दिल्ली का एसटीडी कोड 0111 है, या किताब में ई की मात्रा गलत है। घटनापरक स्मृति की भांति हम इसमें तिथि नहीं याद रख पाते, जैसे कि आप यह याद नहीं रख पाते कि कब आपने अहिंसा का अर्थ जाना, या किस तिथि को यह जाना कि कर्नाटक की
राजधानी बेंगलुरु है। चूंकि घटनापरक स्मृति तथ्यों, विचारों तथा सामान्य ज्ञान एवं जागरूकता से संबंधित होती है, इसलिए इसकी सामग्री भाव तटस्थ होती है, अतः इसकी विस्मृति नहीं होती। दीर्घकालिक स्मृति के लिए अन्य वर्गीकरणों के लिए अब हम ये जो बॉक्स में 7.3 में स्मृति मापन की विधियां दी गई हैं इसको पढ़ते हैं। स्मृति का मापन प्रायोगिक रूप से कई प्रकार से किया जा सकता है। चूंकि कई प्रकार की स्मृतियां होती हैं, अतः एक विधि जो एक स्मृति का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त होती है, वह दूसरे प्रकार की स्मृति का अध्ययन करने के लिए अनुपयुक्त हो सकती है। स्मृति मापन की प्रमुख विधियां यहाँ प्रस्तुत की जा रही हैं। मुक्त प्रत्याहान अथवा पुनः स्मरण एवं प्रत्यभिज्ञान तथ्य घटना से संबंधित स्मृति मापन हेतु। मुक्त प्रत्याहान विधि में प्रतिभागियों को कुछ शब्द प्रस्तुत किए जाते हैं जो उन्हें याद करने होते हैं और कुछ समय के बाद उन्हें शब्दों को किसी भी क्रम में प्रत्याहान करने को कहा जाता है। जितना अधिक वे पुनः स्मरण कर पाते हैं उतनी अच्छी उनकी स्मृति मानी जाती है। प्रत्यभिज्ञान विधि में प्रतिभागी याद किए हुए शब्दों को अपरिचित शब्दों जिसे उसने पहले नहीं देखा के साथ देखता है और उसका काम उनमें से याद किए गए शब्दों को पहचानना होता है। जो जितना अधिक याद किए गए शब्दों को पहचान लेता है उसकी स्मृति उतनी अच्छी होती है। वाक्य सत्यापन कार्य। आर्थी स्मृति मापन हेतु। जैसा कि आपने अभी तक पढ़ा है कि आर्थी स्मृति किसी प्रकार के विस्मरण के अधीन नहीं होती, क्योंकि इसमें वह सामान्य ज्ञान सम्मिलित होता है जो हमारे पास होता है। वाक्य सत्यापन कार्य में प्रतिभागियों को यह बताना होता है कि दिए हुए वाक्य सही हैं या गलत। जितनी तीव्र गति से प्रतिभागी उत्तर देता है उतनी अच्छी तरह से सूचना धारित होती है जो वाक्यों को सत्यापित करने के लिए आवश्यक होती है। आर्थी ज्ञान का मापन करने के लिए इस क्रिया का उपयोग कैसे किया जाए उसके लिए अब हम आगे देखते हैं। प्राथमिक लेख उन सूचनाओं का मापन करने के लिए जिन्हें हम शाब्दिक रूप से नहीं बता सकते। हम कई प्रकार की सूचनाओं को संचित करते हैं जिन्हें हम शाब्दिक रूप से वर्णित नहीं कर सकते हैं। उदाहरणार्थ साइकिल चलाने या सितार बजाने के लिए आवश्यक सूचना। इसके अलावा वे सूचनाएं भी हम संचित करते हैं जिनके प्रति हम अनभिज्ञ होते हैं, जिसे निहित स्मृति भी कहते हैं। प्राथमिक लेप विधि में प्रतिभागियों को शब्दों की एक सूची दिखाई जाती है, जैसे बंदरगाह, अस्पताल, फुर्तीला इत्यादि। फिर उन्हें इन शब्दों के कुछ अंश जैसे बंद, अस्प, फुर दूसरे शब्दों के अंश जिन्हें प्रतिभागियों ने पहले से ही देखा है के साथ मिलाकर दिखाए जाते हैं। प्रतिभागी पहले देखे हुए शब्दों के अंश को अनदेखे शब्दों के अंश की तुलना में शीघ्रता से पूरा करते हैं। पूछे जाने पर अक्सर वे इस बात से अनभिज्ञ रहते हैं तथा ये कहते हैं कि उन्होंने केवल अंदाज से इसे पूरा किया है। स्मृति में ज्ञान का संगठन एवं प्रतिनिधान। इस खंड में हम यह देखेंगे कि दीर्घकालिक स्मृति में सूचनाएं किस प्रकार संगठित होकर एक प्रारूप धारण करती हैं। चूंकि दीर्घकालिक स्मृति में वृहद मात्रा में सूचनाएं होती हैं जिनका उपयोग हम कुशलतापूर्वक करते हैं, अतः यह जानना बहुत ज्ञान सम्मिलित होता है जो हमारे पास होता है। वाक्य सत्यापन कार्य में प्रतिभागियों को यह बताना होता है कि दिए हुए वाक्य सही हैं या गलत। जितनी तीव्र गति से प्रतिभागी उत्तर देता है उतना अच्छी तरह से सूचना उद्धारित होती है जो वाक्यों को सत्यापित करने के लिए आवश्यक होती है। आर्थिक ज्ञान का मापन करने के लिए इस क्रिया का उपयोग कैसे किया जाए। प्राथमिक लेप उन सूचनाओं का मापन करने के लिए जिन्हें हम शाब्दिक रूप से नहीं बता सकते। हम कई प्रकार की सूचनाओं को संचित करते हैं जिन्हें हम शाब्दिक रूप से वर्णित नहीं कर सकते हैं। उदाहरणार्थ साइकिल चलाने या सितार बजाने के लिए आवश्यक सूचना। इसके अलावा वे सूचनाएं भी हम संचित करते हैं जिनके प्रति हम अनभिज्ञ होते हैं, जिसे निहित स्मृति भी कहते हैं। प्राथमिक लेप विधि में प्रतिभागियों को शब्दों की एक सूची दिखाई जाती है, जैसे बंदरगाह, अस्पताल, फुर्तीला इत्यादि। फिर उन्हें इन शब्दों के कुछ अंश जैसे बंद, अस्प, फुर दूसरे शब्दों के अंश जिन्हें प्रतिभागियों ने पहले से ही देखा है के साथ मिलाकर दिखाए जाते हैं। प्रतिभागी पहले देखे हुए शब्दों के अंश को अनदेखे शब्दों के अंश की तुलना में शीघ्रता से पूरा करते हैं। पूछे जाने पर अक्सर वे इस
बात से अनभिज्ञ रहते हैं तथा ये कहते हैं कि उन्होंने केवल अंदाज से इसे पूरा किया है। स्मृति में ज्ञान का संगठन एवं प्रतिनिधान। इस खंड में हम यह देखेंगे कि दीर्घकालिक स्मृति में सूचनाएं किस प्रकार संगठित होकर एक प्रारूप धारण करती हैं। चूंकि दीर्घकालिक स्मृति में वृहद मात्रा में सूचनाएं होती हैं जिनका उपयोग हम कुशलतापूर्वक करते हैं, अतः यह जानना बहुत ज्ञान सम्मिलित होता है जो हमारे पास होता है। वाक्य सत्यापन कार्य में प्रतिभागियों को यह बताना होता है कि दिए हुए वाक्य सही हैं या गलत। जितनी तीव्र गति से प्रतिभागी उत्तर देता है उतनी अच्छी तरह से सूचना धारित होती है जो वाक्यों को सत्यापित करने के लिए आवश्यक होती है। आर्थिक ज्ञान का मापन करने के लिए इस क्रिया का उपयोग कैसे किया जाए, यह जानना बहुत उपयोगी होगा कि हमारी स्मृति तंत्र किस प्रकार से इन सूचनाओं को संगठित करता है जिससे कि सही समय पर सही सूचना में प्राप्त हो जाती है। यहाँ इस बात पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि दीर्घकालिक स्मृति में सूचना संगठन से संबंधित बहुत से विचार उन प्रयोगों से प्राप्त परिणामों के आधार पर हैं जो आर्थिक पुनरुद्धार कार्यों के उपयोग से प्राप्त हुए हैं। पुनः स्मरण में कोई त्रुटि नहीं हो सकती। यदि कोई व्यक्ति यह जानता है कि पक्षी उड़ते हैं तो वह कभी इस प्रश्न का गलत उत्तर नहीं देगा कि क्या पक्षी उड़ते हैं। उत्तर हमेशा सहमति में होगा, किंतु लोग उन प्रश्नों का उत्तर देने में भिन्न भिन्न समय ले सकते हैं जिनमें आर्थिक निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। क्या पक्षी उड़ते हैं, इस प्रश्न का उत्तर देने में कोई व्यक्ति इस 1 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लेगा, किंतु यदि यह पूछा जाए कि क्या पक्षी जानवर हैं तो उत्तर देने में समय लगता है। इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देने में लोगों को कितना समय लगता है, इसके आधार पर दीर्घकालिक स्मृति में संगठन के स्वरूप का अनुमान लगाया गया है। दीर्घकालिक स्मृति में ज्ञान प्रतिनिधान की सबसे महत्वपूर्ण इकाई संप्रत्यय है। संप्रत्यय कॉन्सेप्ट्स उन वस्तुओं और घटनाओं के मानसिक संवर्ग हैं जो कई प्रकार से एक दूसरे के समान है। एक बार जब संप्रत्यय बन जाते हैं तो वह वर्गों में संगठित हो जाते हैं। वर्ग स्वयं ही एक संप्रत्यय है, किंतु इनका कार्य दूसरे संप्रत्ययों में सामान्य विशेषताओं के आधार पर सामान्यताएं संगठित करना है। उदाहरणार्थ, आम शब्द एक वर्ग है क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार के आमों को इस एक वर्ग में रख सकते हैं, तथा साथ ही यह एक संप्रत्यय भी है जो फल की श्रेणी में आता है। संप्रत्यय स्कीमा में भी संगठित होते हैं जो एक मानसिक ढांचा होता है तथा जो इस वस्तु जगत के बारे में हमारे ज्ञान एवं अभिग्रह का प्रतिनिधान करते हैं। उदाहरणार्थ, हमारे पास बैठक का एक स्कीमा हो सकता है जो हमें बताता है बैठक में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, जैसे सोफा, मेज, तस्वीरें आदि, और हमें उन्हें बैठक में कहाँ ढूंढना चाहिए। अभी तक हमने संप्रत्यय को ज्ञान के मूलभूत स्तर के रूप में जांचा जहां वह दीर्घकालिक स्मृति में निरूपित होता है, तथा वर्ग और स्कीमा के विचारों को जाना जहां संप्रत्यय प्राथमिक स्तर पर संगठित होते हैं। आइए देखें कि दीर्घकालिक स्मृति में उच्च स्तर पर संप्रत्यय का संगठन कैसे होता है। सन 1969 में एलन कोलिंस एवं रॉस क्यूलियन ने एक ऐतिहासिक शोध पत्र प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने बताया कि दीर्घकालिक स्मृति में सूचना श्रेणीबद्ध रूप से संगठित होती है तथा उसकी एक जालीदार संरचना होती है। इस संरचना के तत्वों को निष्पंद बिंदु कहा जाता है। निष्पंद बिंदु संप्रत्यय होते हैं, किंतु इनके बीच के संबंध को नाममात्रित संबंध कहते हैं जो संप्रत्ययों के गुण, धर्म या श्रेणी सदस्यता दर्शाते हैं। दीर्घकालिक ज्ञान की इस प्रस्तावित जालीदार संरचना की पुष्टि के लिए प्रयोगों के प्रतिभागियों से कुछ वाक्यों को सत्यापित करने को कहा गया, जैसे कैनरी एक पक्षी है, उत्तर हाँ नहीं में था, या कैनरी एक जानवर है। ये सामान्यतः वर्ग समावेश के कथन थे। इनमें कैनरी शब्दकर्ता शायद आप जानते हैं कि यह एक पक्षी है तथा एक पक्षी है विधेय है। इन प्रयोगों से जो समीक्षात्मक निष्कर्ष मिला वह यह था कि जैसे जैसे विरोध किसी वाक्य में
कर्ता से पदानुक्रम में दूर होता गया। उन लोगों ने सही या गलत बताने में अधिक समय लिया, अर्थात लोगों ने पहले कथन की तुलना में कि कैनरी एक पक्षी है, दूसरे कथन को कि कैनरी एक जानवर है, जांचने में अधिक समय लिया, क्योंकि पक्षी एक पास की उच्च श्रेणी है जिसमें कैनरी को रखा जा सकता है, जबकि जानवर एक ऐसी उच्च श्रेणी है जो कैनरी के संप्रत्यय से दूर एवं परोक्ष है। इस दृष्टिकोण के अनुसार हम सभी सूचनाओं को एक निश्चित स्तर पर संचित कर सकते हैं जो उस श्रेणी के सभी सदस्यों पर लागू होती है तथा निचले क्रमिक स्तर पर इसे अधिक दोहराने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह एक उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक लाघव कॉग्निटिव इकोनॉमी को सुनिश्चित करती है, जिसका तात्पर्य यह है कि दीर्घकालिक स्मृति की क्षमता का अधिकाधिक एवं कुशलतापूर्वक तथा कम से कम व्यतिरिक्तता में उपयोग किया जा सकता है। अभी तक हमने संप्रत्यय की दीर्घकालिक स्मृति में ज्ञान प्रतिनिधान की एक इकाई के रूप में चर्चा की है तथा यह देखा कि किस प्रकार से संप्रत्यय संगठित होते हैं। क्या इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी ज्ञान केवल शब्दों के प्रारूप में ही संकेतित होता है या कूट संकेतन अन्य प्रकारों से भी हो सकता है? यह दिखाया जा चुका है कि सूचना प्रात्यक्षिक रूप में या प्रतिमाओं के रूप में संकेतित की जा सकती है। प्रतिमा किसी भी प्रतिनिधान का स्थूल रूप है जो किसी वस्तु के प्रात्यक्षिक गुणधर्म को बताती है। यदि आपके सामने विद्यालय शब्द बोला जाए तो आपके सामने अपने विद्यालय की प्रतिमा उभर कर आएगी। वास्तव में सभी मूर्त वस्तुएं तथा संप्रत्यय कुछ प्रतिमाएं उत्पन्न करती हैं जिन्हें हम शाब्दिक एवं चाक्षुष रूप से संकेतित करते हैं। इसे द्वि-संकेत परिकल्पना ड्यूअल कोड्स हाइपोथेसिस कहते हैं, जिसे मूलतः पैवियो ने प्रतिपादित किया था। इस परिकल्पना के अनुसार मूर्त संज्ञा एवं मूर्त वस्तुओं से संबंधित सूचनाएं प्रतिमाओं के रूप में संकेतित एवं संचित की जाती हैं, जबकि अमूर्त संप्रत्ययों से संबंधित सूचनाएं शाब्दिक एवं वर्णनात्मक कोड धारण कर लेती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपसे पक्षी का वर्णन करने को कहा जाए तो सर्वप्रथम आप उसकी एक प्रतिमा का निर्माण करेंगे एवं उसके आधार पर पक्षी का वर्णन करेंगे, किंतु दूसरी ओर सत्यता या ईमानदारी जैसे संप्रत्ययों के अर्थ के साथ उस प्रकार से अनुषंगी प्रतिमाएं नहीं होंगी। इसलिए जो भी सूचना शाब्दिक तथा प्रतिमा के रूप में संकेतित की जाती हैं उसका अर्थ अधिक आसानी से पुनः स्मरण किया जा सकता है। सूचना को प्रतिमा के रूप में संकेतित तथा संचित करने के कारण मानसिक प्रतिरूप विकसित होते हैं। बहुत से प्रतिदिन के क्रियाकलापों में मानसिक प्रतिरूप की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरणार्थ, किसी सड़क पर दिशा निर्देश का पालन करना, साइकिल के पुर्जों को जोड़ना या किसी पाक शास्त्र की किताब में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए कोई व्यंजन बनाना। इन सभी में शाब्दिक वर्णन से देशिक मानसिक प्रतिरूप बनते हैं। अतः मानसिक प्रतिरूप वह विश्वास है जो हमारे वातावरण की संरचना से संबंधित होते हैं तथा शाब्दिक वर्णन एवं मूर्त प्रतिमाओं की मदद से बनते हैं। स्मृति निर्माण प्रत्यक्ष साक्षी एवं असत्य स्मृतियां। प्रत्यक्ष साक्षी स्मृति। कोर्ट में आपराधिक मामलों की कार्यवाही का यदि आपको कुछ अनुमान है तो आप जानते होंगे कि दोषी के प्रति प्रत्यक्ष का साक्ष्य सबसे विश्वसनीय साक्ष्य माना जाता है। 1970 के दशक के मध्य में लॉफ्टस और उनके सहकर्मियों के द्वारा किए गए प्रयोगों ने यह प्रदर्शित किया कि प्रत्यक्ष साक्षी की स्मृति में कोई दोष हो सकते हैं। लॉफ्टस ने अपने सरल प्रयोग में प्रतिभागियों को कार दुर्घटना की एक फिल्म दिखाई और बाद में प्रश्न इस प्रकार से पूछा जो कि घटना के कूट संकेतन में बाधा पहुंचाने वाला था। एक प्रश्न था, कारें कितनी तीव्र गति से जा रही थी जब दोनों ने एक दूसरे को भीषण टक्कर दी और चकनाचूर कर दिया। एक दूसरा प्रश्न पूछा कि कारें किस गति से जा रही थी जब दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए जिनसे चकनाचूर
वाला पहला प्रश्न पूछा गया था, उन्होंने कारों की गति का अनुमान 40.8 मील प्रति घंटा लगाया, जबकि दूसरे प्रश्न वाले प्रतिभागियों ने 31.8 मील प्रति घंटा बताया। स्पष्टतः प्रश्न पूछे जाने के तरीके ने स्मृति में परिवर्तन कर दिया। दिग्भ्रमित करने वाले प्रश्नों में घटना अधिलिखित थी। इस प्रयोग से और अन्य प्रयोगों के परिणाम से लॉफ्टस ने यह स्पष्ट प्रदर्शित किया कि स्मृति में विभिन्न प्रकार की त्रुटियां हो सकती हैं। कुछ त्रुटियां दिग्भ्रमित प्रश्नों के कारण कुछ घटना की भावात्मक प्रति के कारण हो सकती हैं। चूंकि दुर्घटना या हिंसा की घटनाएं तीव्र संवेग उत्पन्न करती हैं और प्रत्यक्ष साक्षी इतना अभिभूत हो जाता है कि कूट संकेतन के समय छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देता। असत्य स्मृति। नवीन शोधों से एक रोचक घटना सामने आई है जिसे मिथ्या स्मृति कहा जाता है। जो घटनाएं कभी घटित नहीं हुई उनकी स्मृति भी शक्तिशाली कल्पनाशीलता से उत्पन्न कराई जा सकती है। आप आश्चर्यचकित हो गए होंगे। आइए गैरी मैनिंग एवं लॉफ्टस के द्वारा 1996 में किए गए एक ऐसे प्रयोग के माध्यम से मिथ्या स्मृति की विशेषताओं को समझें। अपने प्रयोग के प्रतिभागियों के सामने उन्होंने कुछ घटनाओं की सूची दी जो उनके जीवन में घटित हो सकती थीं। प्रयोग के प्रथम चरण में उन्होंने यह जाना कि बचपन की घटनाओं को यथासंभव याद करके ही बताएं कि क्या वास्तव में इनमें से कोई घटना उनके जीवन में घटी थी। 2 सप्ताह बाद उन्हें प्रयोगशाला में पुनः बुलाकर उन घटनाओं की कल्पना करने या चाक्षुष प्रत्यक्ष करने को कहा, जैसे कि वे घटनाएं वास्तव में उनके जीवन में घटित हुई हों। विशेषकर उन घटनाओं के लिए यह क्रिया करवाई जिनके घटित होने की संभाव्यता बहुत कम थी। यह प्रयोग का दूसरा चरण था। अंत में तीसरे चरण में प्रयोगकर्ताओं ने बहाना बनाया कि पहले चरण में घटनाओं की मूल्यांकन सूची उनसे खो गई है, अतः वे फिर से सूची लेकर मूल्यांकन करें कि उनमें से किन घटनाओं की उनके जीवन में घटित होने की संभाव्यता है। रोचक बात यह थी कि पहले चरण में जो घटनाएं निम्न मूल्यांकित की गई थीं और जिनको चाक्षुष प्रत्यक्षण तथा कल्पना करने को कहा गया था, अब उनका उच्च मूल्यांकन किया गया था। प्रतिभागियों ने बताया कि वे घटनाएं उनके जीवन में वास्तव में घटित हुई थी। इस परिणाम से यह संकेत मिलता है कि स्मृतियां उत्पन्न कराई जा सकती हैं तथा कल्पना स्फीति के द्वारा आरोपित की जा सकती हैं। यह एक ऐसा परिणाम है जो स्मृति की प्रक्रियाओं को एक उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। स्मृति एक रचनात्मक प्रक्रिया के रूप में। यदि स्मृति प्रक्रिया के प्रारंभिक अन्वेषण को देखें तो संभवतः आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि स्मृति मूलतः संचित सामग्री से पुनरुत्पादन की प्रक्रिया है। यह दृष्टिकोण एबिंगहॉस एवं उनके अनुयायियों का था, जिन्होंने स्मृति में संचित की जाने वाली सूचना की मात्रा पर बल दिया तथा संचित एवं पुनरुत्पादित सामग्री का मिलान करके उसकी परिशुद्धता की जांच की। यदि पुनरुत्पादित सामग्री और संचित सामग्री में कुछ विचलन पाया जाता है तो वह त्रुटि एवं स्मृति की विफलता मानी जाती है। स्मृति में भंडारण का यह लक्षण यह प्रदर्शित करता है कि स्मृति सीखी हुई सामग्री को दीर्घकालिक स्मृति में संग्रहित करने की एक निष्क्रिय घटना मात्र है। इस स्थिति को सन 1930 के दशक के प्रारंभिक दिनों में बार्टलेट ने चुनौती दी, जिनका मानना था कि स्मृति एक सक्रिय प्रक्रिया है और जो कुछ भी हम संचित करते हैं उसमें निरंतर परिवर्तन और संशोधन होते रहते हैं। जो कुछ भी हम याद करते हैं वह इस बात से प्रभावित होता है कि हम कैसे उद्दीपक सामग्री को अर्थ प्रदान करते हैं, और एक बार जब उसे स्मृति तंत्र में भेज देते हैं तो वह अन्य संज्ञानात्मक क्रियाओं से अलग नहीं रह सकती। सारांश यह है कि बार्टलेट ने स्मृति को रचनात्मक प्रक्रिया माना है, न कि पुनरुत्पादन प्रक्रिया। अर्थपूर्ण सामग्री यथा कहानियां, गद्य, दंतकथाएं इत्यादि का उपयोग करते हुए बार्टलेट ने सारांश यह है कि बार्टलेट ने स्मृति को रचनात्मक प्रक्रिया माना है, न कि पुनरुत्पादन प्रक्रिया। अर्थपूर्ण सामग्री यथा कहानियां, गद्य, दंतकथाएं इत्यादि का उपयोग करते हुए बार्टलेट ने यह समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार कोई विशिष्ट स्मृति व्यक्ति के ज्ञान, लक्ष्यों, अभिप्रेरणा, वरीयता तथा अन्य मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं से प्रभावित होती है। उन्होंने सरल प्रयोग
उन्होंने सरल प्रयोग किए जिनमें पहले उपरोक्त प्रकार की सामग्री को प्रतिभागी पढ़ते थे, फिर 15 मिनट के अंतराल के बाद जो पढ़ा था उसका प्रत्याहन करते थे। बॉटलेट ने क्रमिक पुनरुत्पादन विधि का प्रयोग किया जिसमें प्रतिभागी याद की हुई सामग्री को भिन्न भिन्न समयांतरालों पर प्रत्याहन करते थे। इन क्रमिक पुनरुत्पादनों में उनके प्रतिभागियों ने कई प्रकार की गलतियां की जिसे बॉटलेट ने स्मृति की रचनात्मक प्रक्रिया को समझने के लिए उपयोगी माना। उनके प्रतिभागियों ने मूल पाठ को अपने ज्ञान के ज्यादा अनुकूल बनाने के लिए परिवर्तित कर दिया, अनावश्यक वर्णनों की व्याख्या की, मुख्य कथा वस्तु को विस्तृत किया तथा सामग्री को पूर्ण रूप से बदल दिया ताकि वह अधिक तार्किक एवं समनुगत लगे। इस प्रकार के परिणामों की व्याख्या हेतु बॉटलेट ने स्कीमा शब्द का उपयोग किया जिसका तात्पर्य भूतपूर्व अनुभवों और प्रतिक्रियाओं का एक सक्रिय संगठन था। स्कीमा भूतपूर्व अनुभवों और ज्ञान का एक संगठन है जो आने वाली नई सूचना के विश्लेषण, भंडारण तथा पुनरुद्धार को प्रभावित करता है। अतः स्मृति एक रचनात्मक सक्रिय प्रक्रिया है जहाँ सूचनाएं व्यक्ति के पूर्व ज्ञान, समझ एवं प्रत्याशाओं के अनुसार संकेतित एवं संचित की जाती हैं। विस्मरण के स्वरूप एवं कारण। हम में से सब ने लगभग प्रतिदिन विस्मरण एवं उसके परिणामों का अनुभव किया होगा। हम भूलते क्यों हैं? क्या जो सामग्री हमने दीर्घकालिक स्मृति में रखी थी वह खो गई है, या हमने उसे अच्छी तरह से याद नहीं किया, या हमने सूचना का सही तरीके से कूट संकेतन नहीं किया, या भंडारण के समय इसमें कुछ तोड़ मरोड़ हो गई और गलत स्थान पर संचित कर दी गई। विस्मरण को समझने के लिए कई सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं और हम उनका पुनरावलोकन करेंगे जो संभावित हैं तथा जिन पर समुचित ध्यान दिया गया है। हरमन एबिंगहॉस ने विस्मरण के स्वरूप को समझने के लिए सर्वप्रथम क्रमिक प्रयास किया। उन्होंने निरर्थक शब्दांशों की सूची जो व्यंजन स्वर व्यंजन अक्षरों से बना था तथा जिन्हें सीविसिस ट्राइग्राम कहा गया जैसे नॉक या सेप इत्यादि को याद किया। उस सूची को भिन्न भिन्न समयांतरालों पर पुनः याद किया तथा प्रत्येक बार प्रयासों की संख्या का मापन किया। उन्होंने पाया कि विस्मरण के क्रम का एक निश्चित प्रारूप होता है। जैसा कि आप ग्राफ के इस चित्र 7.3 में देख सकते हैं, इससे यह प्रतीत होता है कि विस्मरण की दर प्रारंभिक 9 घंटों में विशेषतः प्रारंभिक पहले घंटे में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद गति धीमी हो जाती है तथा कई दिनों के बाद भी ज़्यादा नहीं भूला गया है। यद्यपि एबिंगहॉस के प्रयोग प्रारंभिक अन्वेषण थे तथा बहुत परिष्कृत भी नहीं थे, तथापि स्मृति शोधों को इसने कई महत्वपूर्ण तरीकों से प्रभावित किया। अब यह सर्वसम्मति से माना जाता है कि शुरू में स्मृति में तीव्र ह्रास होता है, उसके बाद अवनति बहुत क्रमिक और धीमी गति से होती है। आइए विस्मरण की व्याख्या हेतु प्रतिपादित मुख्य सिद्धांतों का अवलोकन करें। चिन्ह ह्रास के कारण विस्मरण। चिन्ह ह्रास अनुपयोग का सिद्धांत भी कहलाता है। विस्मरण का सर्वप्रथम सिद्धांत है। इसकी अवधारणा है कि स्मृति केंद्रित तंत्रिका तंत्र में कुछ संशोधन करती है जो मस्तिष्क में होने वाले शारीरिक परिवर्तन हैं जिन्हें स्मृति चिन्ह कहा जाता है। जब इन चिन्हों का लंबे समय तक उपयोग नहीं होता है तो ये धूमिल हो जाते हैं और हमें प्राप्त नहीं होते हैं। कई कारणों से यह सिद्धांत अपर्याप्त माना जाता है। यदि स्मृति अनुपयोग के कारण स्मृति चिन्हों का ह्रास होता है तो जो लोग याद करने के बाद सो जाते हैं उनमें जागने वाले लोगों की अपेक्षा अधिक विस्मरण होना चाहिए, क्योंकि निद्रा के दौरान स्मृति चिन्हों का उपयोग नहीं होता। परिणाम इसके बिल्कुल विपरीत पाए गए हैं। याद करने के बाद जागने वालों में याद करने के बाद सो जाने वालों की अपेक्षा अधिक विस्मरण पाया जाता है। चूंकि यह ह्रास का सिद्धांत विस्मरण की पर्याप्त रूप से व्याख्या नहीं कर पाया, इसलिए शीघ्र ही एक नए सिद्धांत ने इसका स्थान ले लिया जिसके अनुसार नई सूचना जो दीर्घकालिक स्मृति में प्रवेश करती है वह पूर्व संचित सामग्री के प्रत्याह्वान में बाधा पहुंचाती है। अतः विस्मरण का मुख्य कारण अवरोध है। अवरोध के कारण विस्मरण। यदि विस्मरण चिन्ह ह्रास के कारण नहीं है तो यह क्यों होता है? विस्मरण का सिद्धांत जो संभवतः सबसे अधिक प्रभावकारी है वह अवरोध का सिद्धांत है। इसके अनुसार स्मृति भंडार में संचित विभिन्न सामग्री के बीच अवरोध के कारण विस्मरण होता है। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने और याद करने में
विभिन्न पदों के बीच साहचर्य स्थापित होता है और एक बार साहचर्य स्थापित हो जाने के बाद यह स्मृति में अक्षत रहता है। व्यक्ति बहुत सारे साहचर्य अर्जित करते रहते हैं और ये बिना किसी आपसी द्वंद्व के स्वतंत्र रूप से स्मृति में रहते हैं। तथापि पुनरुद्धार के समय इनमें अवरोध उत्पन्न होता है, क्योंकि भिन्न भिन्न साहचर्यों में पुनरुद्धार के लिए प्रतिस्पर्धा होती है। एक सरल क्रिया से अवरोध की यह प्रक्रिया स्पष्ट हो जाएगी। अपने मित्र से निरर्थक शब्दांशों की दो अलग अलग सूची ए एवं सूची बी के एक के बाद एक याद करने को कहिए। थोड़ी देर के बाद सूची ए के निरर्थक शब्दांशों का प्रत्याहान करवाइए। यदि सूची ए को दोहराते समय सूची बी के कुछ शब्दों का भी प्रत्याहान किया जाता है तो यह इसलिए होता है क्योंकि सूची बी को याद करते समय जो साहचर्य स्थापित हुआ था वह सूची ए को याद करते समय बने साहचर्य में अवरोध उत्पन्न करता है। विस्मरण में दो प्रकार के अवरोध उत्पन्न होते हैं। अवरोध अग्र लक्ष्य आगे की ओर चलने वाले हो सकते हैं। तात्पर्य यह है कि जो क्रिया आपने पहले सीखी है वह बाद में सीखी गई क्रिया को बाद याद करने में अवरोध उत्पन्न करती है, या ये पूर्व लक्ष्य पीछे की ओर चलने वाले हो सकते हैं। तात्पर्य यह है कि जब आपको पहले सीखी गई क्रिया का प्रत्याहान करने में कठिनाई हो, जो किसी नई सामग्री के अधिगम के कारण हो सकती है। दूसरे शब्दों में अग्र लक्ष्य अवरोध में पूर्व अधिगम पश्चात अधिगम के प्रत्याहान में अवरोध पहुंचाता है, जबकि पूर्व लक्ष्य अवरोध में पश्चात अधिगम पूर्व अधिगम सामग्री के प्रत्याहान में अवरोध पहुंचाता है। उदाहरणार्थ, यदि आप अंग्रेजी जानते हों और फ्रेंच सीखने में कठिनाई महसूस कर रहे हों तो यह अग्र लक्ष्य अवरोध के कारण है। दूसरी ओर, यदि आप अंग्रेजी के शब्द जो फ्रेंच शब्द के पर्याय हों का प्रत्याहान नहीं कर पा रहे हैं तो यह पूर्व लक्ष्य अवरोध का उदाहरण है। अग्र लक्ष्य एवं पूर्व लक्ष्य अवरोध को प्रदर्शित करने के लिए जो प्रायोगिक अभिकल्प प्रयुक्त होते हैं उसे हम सारणी 7.1 में देखेंगे। दमित स्मृतियां। कुछ लोगों को अभिघातज अनुभव होते हैं। अभिघातज अनुभव संवेगात्मक रूप से दुखदायी होते हैं। सिगमंड फ्रॉयड के अनुसार ऐसे अनुभव अचेतन मन में दमित कर दिए जाते हैं और स्मृति में पुनरुद्धार के लिए प्राप्त नहीं होते। यह एक ऐसा दमन है जिसमें दर्दनाक, धमकी वाली और उलझन वाली स्मृतियां चेतना के बाहर रखी जाती हैं। कुछ लोगों में अभिघातज अनुभव के कारण मनोवैज्ञानिक स्मृति लोप हो सकता है। कुछ लोग संकट की स्थिति का अनुभव करते हैं और इस तरह की घटनाओं से बिल्कुल समायोजन नहीं कर पाते हैं। जीवन के कठिन यथार्थ के प्रति वे अपनी आंखें, कान और मन को बंद करके उनसे मानसिक रूप से पलायन कर जाते हैं। यह सामान्यीकृत स्मृति लोप के रूप में परिणत हो जाता है। इसका परिणाम एक विकार के रूप में होता है जो फ्यूग अवस्था कहलाती है। जो व्यक्ति इस अवस्था का शिकार होता है वह एक नई पहचान, नया नाम, पता इत्यादि अपना लेता है। इनके दो व्यक्तित्व होते हैं और एक को दूसरे व्यक्तित्व के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। विस्मरणशीलता या दबाव एवं अति दुश्चिंतता के कारण स्मृतिनाश बहुत असामान्य नहीं है। बहुत सारे महत्वाकांक्षी एवं कठिन परिश्रम करने वाले विद्यार्थी परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करने की आकांक्षा रखते हैं और घंटों पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब परीक्षा में प्रश्न चित्र मिलता है तो बहुत अधिक घबरा जाते हैं और जो कुछ भी उन्होंने अच्छी तरह से तैयार किया था उसे भूल जाते हैं। पुनरुद्धार असफलता के कारण विस्मरण न केवल एक समय के बाद स्मृति चिन्हों के ह्रास के कारण होता है, जैसा अनुपयुक्त सिद्धांत सुझाता है, या प्रत्याहान के समय स्वतंत्र रूप से संचित साहचर्यों के बीच प्रतिद्वंद्विता के कारण होता है, जैसा अवरोध सिद्धांत सुझाता है, बल्कि प्रत्याहान के समय पुनरुद्धार के संकेतों के अनुपस्थित होने रहने या अनुपयुक्त होने के कारण भी होता है। पुनरुद्धार के संकेत वे साधन हैं जो हमें स्मृति में संचित सूचनाओं को पुनः प्राप्त करने में मदद करते हैं। यह विचार टर्विंग और उनके साथियों द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जिन्होंने यह दिखाने के लिए कई प्रयोग किए कि स्मृति की सामग्री अक्सर हमें इसलिए नहीं प्राप्त होती क्योंकि पुनरुद्धार
के संकेत प्रत्याहार के समय या तो अनुपस्थित होते हैं या अनुपयोग। आइए इसे एक उदाहरण की सहायता से समझें। मान लीजिए कि आपने सूची में कुछ शब्द जैसे झोपड़ी, बर्रे, मकान, सोना, तांबा, चींटी इत्यादि जो कि 6 श्रेणियों से संबंधित हैं यथा रहने का स्थान, कीटों का नाम, धातु का प्रकार इत्यादि को याद किया। यदि कुछ देर के बाद आपको उसका प्रत्याहार करने को कहा जाए तो आप उनमें से कुछ का पुनः स्मरण तो कर पाएंगे, लेकिन यदि दूसरे पुनः स्मरण प्रयास में आपको श्रेणियों का नाम भी बता दिया जाए तो आपको प्रतीत होगा कि आपने पूरा पुनः स्मरण कर लिया है। इसमें श्रेणी के नाम पुनरुद्धार के संकेतों का काम करते हैं। श्रेणी नाम के अलावा जिस भौतिक संदर्भ में आप याद करते हैं वह भी एक प्रभावी पुनरुद्धार संकेत प्रदान करता है। स्मृति वृद्धि। हम सब एक उत्कृष्ट स्मृति तंत्र की कामना करते हैं जो सुदृढ़ और विश्वसनीय हो। कौन ऐसी स्थितियों का सामना करना चाहेगा जिसमें स्मृति की विफलता के कारण उलझन और दुश्चिंतता हो। स्मृति से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं को जानने के बाद आप अवश्य ही यह जानना चाहेंगे कि हम अपनी स्मृति को कैसे सुधार सकते हैं। स्मृति सुधार की बहुत सारी युक्तियां हैं जिन्हें स्मृति सहायक संकेत कहा जाता है। इनमें से कुछ प्रतिमाओं के उपयोग पर जोर देते हैं तो कुछ अधिगम सामग्री के स्वयं निर्मित संगठन पर। आइए इन युक्तियों और स्मृति सुधार के अन्य सुझावों पर दृष्टि डालें तथा इनका पुनरावलोकन करें। प्रतिमाओं के उपयोग से स्मृति सहायक संकेत। इस प्रकार की स्मृति सुधार विधि में याद की जाने वाली सामग्री तथा उसके इर्द गिर्द सुस्पष्ट प्रतिमाओं की रचना की जाती है। इनमें से 2 प्रमुख विधियां जो प्रतिमाओं का रोचक उपयोग करती हैं वे हैं मुख्य शब्द विधि तथा स्थान विधि। मुख्य शब्द विधि। मान लीजिए कि आपको अंग्रेजी आती है और आप अन्य किसी विदेशी भाषा को सीखना चाहते हैं तो अंग्रेजी का कोई शब्द जिसकी ध्वनि उस विदेशी भाषा के शब्द से मिलती जुलती हो उसकी पहचान कर लीजिए। चाहे यही अंग्रेजी शब्द मुख्य शब्द की तरह कार्य करेगा। उदाहरणार्थ आपको स्पेनिश भाषा का शब्द पैटो याद करना है जिसका अर्थ है बत्तख, तो आप अंग्रेजी का पॉट शब्द ले सकते हैं। फिर मुख्य शब्द पॉट और याद किए जाने वाले शब्द पैटो दोनों को एक अंतः क्रिया करते हुए कल्पना कीजिए कि एक पानी के बर्तन पॉट में एक बत्तख पैटो स्पेनिश शब्द है। विदेशी भाषा को सीखने की यह विधि रटने की विधि से अधिक अच्छी होती है। स्थान विधि। स्थान विधि का उपयोग करने के लिए याद किए जाने वाले पदों को पहले वस्तुओं की दृष्टि प्रतिमा के रूप में एक स्थान में व्यवस्थित कीजिए। एक क्रम में 2 पदों को याद रखने में यह विधि बहुत उपयोगी है। इसके लिए पहले उन वस्तुओं और स्थानों की कल्पना कीजिए जिनके क्रम से आप भली भांति परिचित हों। फिर जिन वस्तुओं को आप याद रखना चाहते हैं उन्हें एक एक स्थान से संबंधित कीजिए। उदाहरणार्थ बाजार जाते समय आपको ब्रेड, अंडा, टमाटर, साबुन याद रखना है तो आप मन में सोचिए कि ब्रेड और अंडा रसोई घर में, टमाटर मेज पर और साबुन स्नान घर में रखा है। जब आप बाजार पहुंचे तो अपने रसोई घर में स्नान घर तक मानसिक रूप से चलिए और जिन वस्तुओं को खरीदना है उसका पुनः स्मरण करते जाइए। संगठन के उपयोग से स्मृति सहायक संकेत। संगठन का तात्पर्य याद की जाने वाली सामग्री में एक क्रम सुनिश्चित करना है। इस प्रकार के स्मृति सहायक संकेत लाभदायक होते हैं क्योंकि संगठन के समय जो ढांचा आप बनाते हैं वह पुनरुद्धार का कार्य सरल कर देता है। खंडीयन विधि। अल्पकालिक स्मृति का उल्लेख करते समय हमने देखा कि किस प्रकार खंडीयन से अल्पकालिक स्मृति की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। इसमें कई छोटी छोटी इकाइयों को मिलाकर एक बड़ा खंड बनाया जाता है। खंड बनाने के लिए छोटी इकाइयों को जोड़ने के संगठन के कुछ सिद्धांतों को जानना आवश्यक है। अतः अल्पकालिक स्मृति की क्षमता को बढ़ाने वाले नियंत्रण तंत्र के अलावा खंडीयन का उपयोग स्मृति सुधार के लिए भी किया जा सकता है। प्रथम अक्षर तकनीक। प्रथम अक्षर तकनीक को प्रयुक्त करने के लिए याद किए जाने वाले प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर को लेकर उससे एक शब्द या वाक्य बनाया जाता है। उदाहरणार्थ इंद्रधनुष के रंगों को विबग्योर की तरह याद किया जाता है जिसमें वी बैंगनी, वायलेट, आई जामुनी, इंडिगो, बी नीला, ब्लू, जी हरा ग्रीन, वाई पीला येलो, ओ नारंगी ऑरेंज और आर लाल रेड।
हाल के वर्षों में स्मृति सहायक संकेतों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है क्योंकि ये बहुत सरल हैं तथा शायद स्मृति कार्यों की जटिलताओं और याद करने में होने वाली कठिनाइयों का न्यूनानुमान करते हैं। कई मनोवैज्ञानिकों ने स्मृति सुधार के लिए स्मृति सहायक संकेतों की तुलना में अधिक बोधगम्य उपागम बताए हैं। इसमें स्मृति सुधार के लिए स्मृति प्रक्रियाओं के ज्ञान पर बल दिया गया है। आइए हम इनमें से कुछ सुझावों को देखें। आवश्यक रूप से करने योग्य बातें। गहन स्तर का प्रक्रमण कीजिए। यदि आप किसी सूचना को अच्छी तरह से याद करना चाहते हैं तो गहन स्तर का प्रक्रमण कीजिए। क्रैक एवं लॉकहार्ट ने यह प्रदर्शित किया है कि सूचना के सतही गुणों पर ध्यान देने के बजाय उसके अर्थ के रूप में प्रक्रमण किया जाए तो अच्छी स्मृति होती है। गहन स्तर के प्रक्रमण में सूचना से संबंधित जितना संभव हो ऐसे प्रश्न पूछे जाएं तो जो उसके अर्थ तथा संबंधों से जुड़े हों। इस प्रकार नई सूचना आपके पूर्व स्थापित ज्ञान तथा दृष्टिकोण का एक हिस्सा बन जाएगी और इसके बाद याद रहने की संभाव्यता बढ़ जाएगी। अवरोध घटाइए। जैसा कि हमने पढ़ा है, अवरोध विस्मरण का प्रमुख कारण है, अतः जितना संभव हो सके इसे दूर रखने का प्रयास कीजिए। आपको पता है कि जब बिल्कुल समान सामग्री एक साथ सीखी जाती है तो अवरोध सबसे ज़्यादा होता है। इससे बचिए और अपने अध्ययन के विषयों को इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि आप एक के बाद एक समान विषय को याद न करें, बल्कि पूर्व अभ्यास से असंबंधित किसी अन्य विषय को याद कीजिए। यदि यह संभव ना हो तो अपने अधिकतम अभ्यासों का वितरण कीजिए। इसका तात्पर्य यह है कि अवरोध को कम से कम करने के लिए अपने अध्ययन के दौरान में बीच-बीच में आराम कीजिए। पर्याप्त पुनरुद्धार संकेत रखिए। जब आप कुछ याद कर रहे हों तो उस सामग्री में निहित कुछ पुनरुद्धार संकेतों को पहचानिए और अपने पढ़ने या याद करने की सामग्री के अंशों को इनसे जोड़िए। पूरी सामग्री की तुलना में संकेतों को याद रखना सरल होता है और सामग्री तथा संकेतों के बीच जो संबंध आप बनाते हैं वह पुनरुद्धार की प्रक्रिया को बढ़ाएगा। थॉमस और रॉबिन्स ने अधिक याद रखने में विद्यार्थियों की मदद के लिए एक और युक्ति का विकास किया जिसे वे PQRST विधि कहते हैं, जिसमें प्रत्येक अक्षर क्रमशः पूर्व अवलोकन, प्रीव्यू, प्रश्न पढ़ना, स्वतः जोर से पढ़ना, सेल्फ रेसिटेशन और परीक्षण करने का घोतक है। पूर्व अवलोकन का तात्पर्य किसी भी अध्याय की पूरी सामग्री पर एक सरसरी दृष्टि डालना तथा उससे अवगत होना है। प्रश्न करने से तात्पर्य अध्याय में से प्रश्न करना एवं उसका उत्तर खोजना है। अब पढ़ना शुरू कीजिए और जिन प्रश्नों को आपने उठाया है उनके उत्तर ढूंढिए। पढ़ने के बाद जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसे लिखिए और अंत में अपना परीक्षण स्वयं कीजिए कि आप कितना समझ पाए हैं। अंत में आपको सावधान एवं सतर्क करना आवश्यक है। ऐसी कोई भी विधि नहीं है जो याद करने से संबंधित सारी समस्याओं का निवारण कर सके तथा रातों रात स्मृति में सुधार कर दे। अपनी स्मृति के सुधारने के लिए आपको कई कारकों की ओर ध्यान देना होगा जो आपकी स्मृति को प्रभावित करते हैं, जैसे आपका स्वास्थ्य, आपकी रुचि एवं अभिप्रेरणा, याद की जाने वाली सामग्री से आपका परिचय इत्यादि। इसके साथ साथ स्मृति सुधार व्यक्तियों को सामग्री की प्रकृति के अनुसार उपयोग करना भी आपको सीखना होगा। तो ये पाठ अध्याय 7 मानव स्मृति अब यहाँ खत्म है। इसका सारांश देखते हैं। स्मृति में 3 अंतः संबंधित प्रक्रियाएं कूट संकेतन, भंडारण एवं पुनरुद्धार सम्मिलित हैं। और हमने इसमें क्या पढ़ा? कूट संकेतन का तात्पर्य आने वाली सूचना को इस प्रकार पंजीकृत करना है कि वह स्मृति तंत्र के अनुरूप हो। भंडारण और पुनरुद्धार का तात्पर्य क्रमशः सूचना को एक समय तक रखना तथा फिर पुनः चेतना में लाना है। स्मृति का अवस्था मॉडल स्मृति प्रक्रियाओं की तुलना कंप्यूटर से करता है तथा इसके अनुसार स्मृति में आने वाली सूचना का तीन भिन्न अवस्थाओं संवेदी स्मृति, अल्पकालिक स्मृति एवं दीर्घकालिक स्मृति में प्रक्रमण होता है। स्मृति के प्रक्रमण स्तर दृष्टिकोण के अनुसार सूचना का किसी भी स्तर संरचनात्मक, ध्वन्यात्मक या आर्थी स्तर पर कूट संकेतन हो सकता है। यदि कोई सूचना आर्थी स्तर, जो सबसे गहन स्तर है,
पर विश्लेषित एवं संकेतित होती है तो यह धारण क्षमता को बेहतर करती है। दीर्घकालिक स्मृति का वर्गीकरण कई प्रकार से किया गया है। घोषणात्मक एवं प्रक्रियात्मक स्मृति एक मुख्य वर्गीकरण है तथा दूसरा वर्गीकरण है घटनापरक एवं आर्थिक स्मृति। दीर्घकालिक स्मृति में सामग्री संप्रत्यय श्रेणियों एवं प्रतिमाओं के रूप में प्रस्तुत होती है तथा श्रेणीबद्ध रूप से संगठित होती है। स्मृति एक पुनरुत्पादक ही नहीं बल्कि रचनात्मक प्रक्रिया भी है। हम जो कुछ भी संचित करते हैं उसमें व्यक्ति के पूर्व ज्ञान और स्कीमा के अनुसार परिवर्तन एवं संशोधन होते हैं। धन्यवाद।